नमस्ते आप सभी को। अंजलि एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बार फिर से मैं आप सभी के समक्ष महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को लेकर के आई हूँ और ये प्रश्नोत्तरी मैं 3 उपन्यासों के ऊपर करवाने वाली हूँ। इससे पहले वीडियो में जो इसका भाग 1 है उसमें मैं 25 प्रश्न करवा चुकी हूँ और फिर इन तीनों उपन्यासों के कथा वस्तु को बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाने का प्रयास की हूँ अन्य क्लासेस में। तो अगर आप सब अभी तक उन सारे वीडियो को नहीं देखे हैं, उन क्लासेस को नहीं देखे हैं, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, ये तीनों उपन्यास हमारे जेएससीसी सीजीएल के सिलेबस में, एनटीए नेट के सिलेबस में और कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं के सिलेबस में भी है। तो चलिए फिर हम इनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर दृष्टि डालते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जीवन का सुख दूसरों को सुखी करने में है, उन्हें लूटने में नहीं है। कथन किनका है? तो ये कथन है हमारे प्रेमचंद का। प्रेमचंद का कथन है। गोदान उपन्यास में यह कथन होरी के द्वारा कहलवाया गया है और प्रेमचंद के द्वारा जो गोदान उपन्यास लिखा गया है उसमें कहा जाता है कि अगर हम होरी के चरित्र को और डॉक्टर मेहता के चरित्र को मिला दे तो हमारे सामने प्रेमचंद का चरित्र उपस्थित हो जाएगा। तो इसीलिए प्रेमचंद जो अपने प्रगतिशील विचार देते हैं वो डॉक्टर मेहता के द्वारा देते हैं और जो इनके अंदर जो ईमानदारी है वो चीज़ फिर हम होरी के द्वारा देखते हैं। तो इस प्रकार से हमारा सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा, जो इसमें सही उत्तर है। आगे प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास में किस पात्र ने प्रेम को देह की वस्तु नहीं बल्कि आत्मा की वस्तु माना है? आत्मा की वस्तु माना है प्रेम को किसने? तो हमारा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, मालती। मालती और डॉक्टर मेहता के बीच में प्रेम को लेकर के बातें होती है, कई तरह के विचार ये दोनों देते हैं, जिसमें मालती कहती है कि प्रेम को मैं गऊ समझती हूँ, सीधी साधी गऊ समझती हूँ और प्रेम कोई देह की वस्तु नहीं है बल्कि आत्मा की वस्तु है। तो उसी स्थान पे डॉक्टर मेहता कहते हैं कि प्रेम एक खूंखार शेर है, प्रेम एक खूंखार शेर है जो अपने शिकार पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ने देता है। तो इस प्रकार से कथन इसमें कही गई है। तो डॉक्टर मेहता और मालती यहाँ पर बातचीत करते हुए नजर आते हैं। अब अगला प्रश्न है हमारा, मॉरिशस का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? मॉरिशस एक अलग देश है, तो वहाँ पर का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा अभिमन्यु अनंत। अभिमन्यु अनंत ये प्रवासी साहित्य में हम इन्हें पढ़ते हैं। ये मॉरिशस के प्रसिद्ध उपन्यासकार है और इनका एक उपन्यास है लाल पसीना, जो बहुत ही अधिक प्रसिद्ध है और इन्हें मॉरिशस का प्रेमचंद कहा जाता है क्योंकि ये तत्कालीन समस्याओं को उठा करके ही अपने उपन्यासों में स्थान देते हैं, इसीलिए। अब आगे जो प्रश्न है, गोदान उपन्यास से ही प्रश्न है। गोदान उपन्यास को गद्य में प्रस्तुत महाकाव्य कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें भारतीय जनजीवन का यथार्थ चित्रण है, बिल्कुल सही है, यथार्थ चित्रण है। सामान्य आदमी की अच्छाइयों का विवेचन है, बिल्कुल है। सामाजिक संस्कारों का सूक्ष्म अभिनिवेश है, ये भी है। तो इनमें से सभी ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे का प्रश्न है, गोदान उपन्यास का कौन सा पात्र प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है? प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है प्रोफेसर मेहता। प्रोफेसर मेहता के द्वारा ही प्रेमचंद अपने प्रगतिशील विचारों को सबके समक्ष रखते हैं और जो प्रोफेसर मेहता है वो दर्शन शास्त्र विषय के प्रोफेसर है, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रोफेसर मेहता दर्शन शास्त्र विषय के प्रोफेसर हैं। आगे जो प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों में प्रेमचंद के अंतिम पूर्ण उपन्यास कौन सा है? प्रेमचंद का ऐसा कौन सा उपन्यास है जो सबसे अंतिम है और पूर्ण है? तो पूर्ण है वो है हमारा ऑप्शन 3 गोदान, सही हो जाएगा। गोदान 1936 ईस्वी में लिखा गया है और इसके बाद प्रेमचंद एक उपन्यास लिख रहे थे मंगलसूत्र, लेकिन मंगलसूत्र की रचना पूरी नहीं हो पाती है, अधूरा ही रह जाता है और प्रेमचंद की मृत्यु हो जाती है। लेकिन गोदान उपन्यास ऐसा है जो अंतिम उपन्यास है इनका और पूर्ण उपन्यास है, तो इसीलिए गोदान उपन्यास से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न है,
गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है। कहने का मतलब है कि गोदान उपन्यास के लोग आलोचना करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बहुत कम चरित्रों को शामिल करने से नहीं, बहुत कम चरित्रों को शामिल करने से नहीं, क्योंकि इसमें बहुत अधिक चरित्र हैं, पात्र इसमें बहुत अधिक है। शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरण को समेट लेने से यही ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे का देख लेते हैं। दार्शनिक श्रेणी के चरित्रों द्वारा लंबे भाषण तथा अल्पज्ञ चरित्रों द्वारा उपदेश दिलाने से नहीं। साधारण स्तर की स्त्रियों के साथ उत्कृष्ट कोटि की स्त्रियों को एक ही मंच पर ले आने से नहीं। ये भी कहने का अर्थ है कि गोदान उपन्यास के लोग आलोचना क्यों करते हैं? इसकी कथा वस्तु में कसावट की कमी आई है। क्यों? इसलिए आई है क्योंकि गोदान उपन्यास में हम देखते हैं शहरी पात्र और ग्रामीण पात्र दोनों की कथानक एक साथ चलती रहती है और एक समय में आकर दोनों आपस में मिल जाती है। तो इसीलिए कहा गया है। और कई सारे लोग आलोचना में कहते भी है कि अगर शहरी पात्र नहीं भी रहते तो भी गोदान उपन्यास जो होरी के ऊपर है वो गांव की ही कथानक चलती तो अच्छा रहता। शहरी पात्रों को ज़बरदस्ती इसमें ऐसे रखा गया है। तो ये सब हो गई आलोचना की बातें। तो इसमें हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन 2 हमारा सही होगा, इसे याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न है, कथन है। अगला प्रश्न है, इसमें फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है, मैं किसी से दामन बचाकर नहीं निकल पाया। यह कथन किसका है? तो यह कथन हमारे मैला आंचल जो उपन्यास उसकी भूमिका में लिखा गया है। कौन लिखते हैं? तो फणीश्वर नाथ रेणु लिखते हैं। रेणु जी याद रखिएगा, 1954 ईस्वी में मैला आंचल का प्रकाशन हुआ था और उसी की भूमिका में यह कथन लिखा गया है। फणीश्वर नाथ रेणु इस कथन को लिखते हैं। अब आगे प्रश्न में चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, उपन्यास विधा की रचना है भारत दुर्दशा, ठाकुर का कुआं, वापसी, राग दरबारी। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी, राग दरबारी। क्योंकि राग दरबारी हमारा श्रीलाल शुक्ल के द्वारा लिखा गया उपन्यास है जो 1968 ईस्वी में लिखा गया। और अगर भारत दुर्दशा को देखें तो भारत दुर्दशा एक नाटक है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया। ठाकुर का कुआं और वापसी ये दोनों कहानी है। ठाकुर का कुआं प्रेमचंद लिखते हैं और वापसी उषा प्रियमदा के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ उपन्यास विधा पूछा है, इसीलिए उपन्यास विधा की रचना हमारी राग दरबारी सही हो जाएगी। अगला प्रश्न है हमारा, कथन दिया गया है। कथन है कि घास खोद रहा हूँ, इसी को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं। पर साल एमए किया था, इस साल से रिसर्च शुरू की है। उपर्युक्त कथन किस उपन्यास से लिया गया है? तो ये जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, राग दरबारी। राग दरबारी से ये कथन लिया गया है और कथन कहने वाले हैं रंगनाथ। रंगनाथ वैद्य जी के भांजे होते हैं जो शहर से आ रहे हैं गांव में सेहत बनाने के लिए। तो रंगनाथ का नाम याद रखिएगा। ये इतिहास विषय से रिसर्च शुरू कर रहा है और ये घास खोद रहा हूँ ऐसा कथन ड्राइवर को कहता है, ट्रक ड्राइवर को। ये उपन्यास की शुरुआत में ही ये बातचीत होती है ट्रक वाले से। आगे का प्रश्न है, 11वां हमारा प्रश्न है, ओंकार नाथ, मिर्जा खुर्शेद और राय साहब किस उपन्यास के पात्र हैं? तो राय साहब है तो किस उपन्यास के पात्र होंगे? हमारे ऑप्शन सी, गोदान उपन्यास के पात्र हैं। ओंकार नाथ का नाम याद रखिएगा। गोदान उपन्यास में ओंकार नाथ बिजली पत्रिका के संपादक है। और फिर मिर्जा खुर्शेद भी एक पात्र है और राय साहब तो फिर जो जमींदार है जो सेमरी गांव में रहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा सही ऑप्शन सी हो जाएगा, गोदान उपन्यास। अब आगे का प्रश्न है, मैला आंचल उपन्यास में गांधी जी का प्रतीक किसे माना गया है? मैला आंचल उपन्यास में गांधी जी का प्रतीक कौन है? तो गांधी जी के कांग्रेस पार्टी से इसमें 3 लोग होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो प्रतीक माना जाता है वो है ऑप्शन ए, बावन दास। इसमें बालदेव भी है जो कांग्रेस पार्टी से होता है और बाद में जाके बालदेव और लक्ष्मीदास साथ में रहते हैं। लेकिन जो बावन दास है, ऐसा देखा गया है इस उपन्यास में गांधी जी की भी मृत्यु दिखाई जाती है आज़ादी के बाद और बावन दास की भी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और बावन दास का जो मृत्यु स्थल होता है
उसका नाम रखा जाता है चिथरिया पीर। तो नाम भी याद रखिएगा। बावन दास की मृत्यु का स्थान का नाम क्या है? चिथरिया पीर। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास में शनिचर का असली नाम क्या है? ये जो शनिचर पात्र है राग दरबारी उपन्यास में, तो शनिचर का असली नाम क्या है? शनिचर का असली नाम है ऑप्शन बी मंगलदास। मंगलदास शनिचर का असली नाम है। और जो शनिचर है हनुमान जी का भक्त है, और ये वैद्य जी का एक नौकर है, एक सेवक है, और वैद्य जी के ही कहने पर ही अपने सारी कामों को करता है। और जो शनिचर है इसमें, ये हमेशा ऐसे हनुमान जी का भक्त है, इसीलिए हनुमान जी जिस प्रकार से एक लंगोट धारण करके रहते हैं, उसी प्रकार से शनिचर भी इसमें बस एक अंडरवियर ही पहन के रहता है। कभी कभार ही वो बनियान पहनता है जब वैद्य जी के घर में बड़े बड़े मेहमान आते हैं उसी वक्त, नहीं तो शनिचर इसमें कॉमेडियन पात्र है। और आगे चल करके इसी शनिचर को प्रधान जी बना दिया जाता है, और इसके पीछे के मास्टरमाइंड होते हैं वैद्य जी। तो नाम याद रखिएगा, शनिचर का असली नाम है मंगलदास। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे का प्रश्न है, बेला किस उपन्यास की नायिका पात्र है? तो बेला किस उपन्यास की नायिका पात्र है? तो हमारा ऑप्शन बी राग दरबारी सही हो जाएगा। और राग दरबारी में बेला का विवाह होता है बद्री पहलवान से। ये जो बद्री पहलवान जो बड़ा बेटा है वैद्य जी का, उसी के साथ बेला का विवाह होता है। और मैला आंचल में नायिका देखे तो मैला आंचल में तो अंचल ही नायक है, लेकिन मुख्य रूप से कमली का वर्णन इसमें हुआ है। कमली का वर्णन हुआ है और लक्ष्मी दासिन का भी वर्णन हुआ है। गोदान उपन्यास में आप देखेंगे तो इसमें कई सारी नायिका आप देख सकते हैं। मुख्य रूप से जो होरी की पत्नी है धनिया, उसे आप देख सकते हैं। उसके बाद आधे अधूरे तो हमारा नाटक है। तो ये जो हमारा सही उत्तर वो ऑप्शन बी हो जाएगा, बेला। और ये बेला राग दरबारी की पात्र है। आगे प्रश्न है, हमें अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं है। हमें अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं है, उपर्युक्त कथन गोदान उपन्यास में किसका है? तो ये कथन है धनिया का। ये धनिया ही सारे गांव वालों से, पंचायतों से लड़ने के दौरान ये सब कथन कहती है कि हमें अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं है कि हम अपनी नाक के लिए किसी के बच्चे की मृत्यु देख ले, या फिर किसी को हम लोग जान से मार दे। तो इस प्रकार से धनिया जब गोबर अपनी पत्नी को, मतलब गोबर अपनी प्रेमिका झुनिया को ला करके छोड़ के चला जाता है, भाग जाता है, तो उस वक्त धनिया ही झुनिया को अपने घर में लाती है और अपनी बहू बना करके फिर रखती है। तो इस प्रकार से कथन यहाँ पर धनिया का हो जाएगा। धनिया के कथन से ही क्वेश्चन पूछता है, तो धनिया के कथन पर ध्यान दे रहिएगा। अगला प्रश्न है, आश्चर्य अज्ञान का दूसरा नाम है। आश्चर्य अज्ञान का दूसरा नाम है, कथन किसका है? तो यह कथन है हमारे प्रेमचंद का, और ये गोदान उपन्यास में डॉक्टर मेहता के द्वारा कहलवाया गया है। कहा जाता है कि लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें जब कुछ पता नहीं होता है, वो अज्ञान होते हैं, इसीलिए कहा गया आश्चर्य अज्ञान का ही दूसरा नाम है। तो ऑप्शन बी हमारा प्रेमचंद इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। मैला आंचल का गांव मेरीगंज किसके नाम पर रखा जाता है? ये जो मेरीगंज गांव है किसके नाम पर रखा जाता है? डॉक्टर प्रशांत की पत्नी, विश्वनाथ की पत्नी, कालीचरण की पत्नी, या? तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। आप सभी को पता है डब्ल्यू.जी. मार्टिन की जो पत्नी होती है, पत्नी का नाम ही होता है मेरी, और इस मेरी की मृत्यु मलेरिया बीमारी से होती है। और जो डब्ल्यू.जी. मार्टिन है, इनकी दिमागी हालत ख़राब हो जाती है, और जिसके कारण ये पागल हो जाते हैं और इनकी भी मृत्यु हो जाती है। और कई वर्षों के बाद फिर मेरीगंज में एक मलेरिया का डिस्पेंसरी या मलेरिया का अस्पताल कह लीजिए, तो वो खुलने वाला है, और खुलता है, और फिर डॉक्टर प्रशांत फिर आते हैं। इस प्रकार से फिर कथा वहाँ पर आगे बढ़ती है। अगला प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास में किस कॉलेज का उल्लेख हुआ है? राग दरबारी जो उपन्यास है उसमें किस कॉलेज का उल्लेख हुआ है? राग दरबारी कॉलेज, वैद्य इंटर कॉलेज, छंगामल इंटर कॉलेज, या पहलवान इंटर कॉलेज? इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा सही है, छंगामल इंटर कॉलेज। छंगामल इंटर कॉलेज में जो वैद्य जी का जो बेटा है रुपन, वो रुपन 3 सालों से लगातार 10वीं में बार बार फेल हो रहा है,
और वो छात्रों का नेता बन कर के बैठ चुका है। तो इस प्रकार से हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ के जो शिक्षक होते हैं वो बगल में आटा चक्की का भी दुकान चलाते हैं, तो उन्हें भी याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास के अंतिम में प्रधान जी किसे बनाया जाता है? प्रधान जी किसे बनाया जाता है? तो आप सभी को पता है, अंतिम में शनिचर को प्रधान जी बना दिया जाता है। और इसके पीछे हाथ होता है वैद्य जी का। वैद्य जी छल कपट से शनिचर को प्रधान जी बना देते हैं, और इसके जो विपक्ष में रामाधीन जो खड़ा होता है वो हार जाता है। तो इस प्रकार से हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे का प्रश्न है, किस उपन्यास के माध्यम से स्वतंत्रोत्तर भारत के शासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था आदि की पोल खोली गई है, वो भी व्यंग्यात्मक शैली में? तो ये किस उपन्यास में है? ऑप्शन बी हमारा राग दरबारी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि राग दरबारी में इस प्रकार का विषय यहाँ पर हम लोग देखते हैं। और मैला आंचल में तो एक अंचल विशेष का वर्णन हुआ है, और वहाँ पर जो भी अंधविश्वास फैले हुए हैं गाँव में, जो भी समस्याएं व्याप्त हैं, उन पर विचार किया गया है। और गोदान उपन्यास तो फिर किसान जीवन की महाकाव्य, किसान जीवन का महागाथा कहा जाता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी हमारा सही होगा। आगे का प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास को किस वर्ष साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया? किस वर्ष? तो राग दरबारी उपन्यास 1968 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष होता है, और ये इतना प्रसिद्ध होता है कि इसके प्रकाशन वर्ष से एक वर्ष बाद यानी 1969 ईस्वी 1969 में राग दरबारी उपन्यास को साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया जाता है। तो इन्हें याद रखिएगा। और साहित्य अकादमी के पुरस्कार में 1,00,000 रुपए का 1,00,000 रुपए दिए जाते हैं, तो वो फिर श्रीलाल शुक्ल को मिलते हैं, क्योंकि राग दरबारी उपन्यास के लेखक तो श्रीलाल शुक्ल ही हैं। अब आगे का प्रश्न है, व्यंग शैली में रचित उपन्यास कौन सा है? व्यंग शैली में रचित उपन्यास है हमारा ऑप्शन बी राग दरबारी। राग दरबारी ही पूरी तरीके से व्यंग शैली में रचित है। इसमें आप हंसी मजाक के द्वारा इसमें रोने का भी अनुभव देखेंगे, और हंसी मजाक पूरी तरीके से व्यंग्य शैली में ये लिखा गया है। अगला प्रश्न है, होरी का गोदान कितने पैसों में करवाया जाता है? होरी का जो गोदान जो करवाया जाता है, गाय का दान, वो कितने पैसों में करवाया जाता है? तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, 20 आना पैसों में होरी का गोदान करवाया जाता है। पंडित दाता दिन के द्वारा जो धनिया होती है 20 आना पैसे निकाल के लाती है, और होरी के हाथ में रख के गोदान फिर करवाती है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे का प्रश्न है, संथालों का विद्रोह किस उपन्यास में दिखाया गया है? संथालों का जो विद्रोह है वो किस उपन्यास में दिखाया गया है? तो हमारा ऑप्शन ए मैला आंचल बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि मैला आंचल में ही संथालों का जिक्र है। संथाल जाति भी इसमें एक रहती है, और आज़ादी के समय में जो ज़मीन उन्मूलन की बात होती है, उसी में फिर संथाल गांव वालों से विद्रोह करते हैं, और इस विद्रोह में एक हरगौरी सिंह है, उसकी मृत्यु भी हो जाती है, जिसके कारण सभी संथालों को दामुल हौज हो जाता है। एक शब्द का इसमें प्रयोग किया गया है इस उपन्यास में, दामुल हौज हो जाता है, यानी सभी को आजीवन कारावास हो जाता है सभी संथालों को। और संथालों को ऐसे शिक्षा देने का काम करते हैं डॉक्टर प्रशांत। तो डॉक्टर प्रशांत को भी जेल जाना पड़ता है, लेकिन फिर वो जेल से निकल के आ जाते हैं, और कमली और डॉक्टर प्रशांत का फिर एक बेटा होता है जिसका नाम नीलोत्पल रखा जाता है, और नीलोत्पल नाम रखती है ममता। तो ममता का भी नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन वहाँ से पूछा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है कि फणीश्वर नाथ रेणु मुख्यतः किस स्थान पर केंद्रित रहकर अपनी ज़्यादातर उपन्यास लिखते हैं? किस स्थान पर केंद्रित रहकर? तो जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए पूर्णिया जिला। पूर्णिया जिला बिहार राज्य। याद रखिएगा, इनके ज़्यादातर उपन्यासों का जो भी जगह वाला केंद्र है, जो स्थान केंद्र है, वो है बिहार राज्य, क्योंकि बिहार राज्य में पूर्णिया ज़िले में ही फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ था, और वो अपने पूर्णिया ज़िले के अगल बगल गाँवों से बिल्कुल परिचित थे, वहाँ की स्थितियों से परिचित थे, वहाँ के भाषाओं से परिचित थे। इसीलिए फणीश्वर नाथ रेणु अपने उपन्यासों का विषय पूर्णिया ज़िले के गाँवों को ही बनाते हैं। तो बिहार राज्य के जो पूर्णिया ज़िला है, इसी में मेरीगंज एक गांव है,
तो मेरीगंज गांव मैला आंचल उपन्यास में जिक्र हुआ है। एक परानपुर गांव है, ये भी उपन्यास में ही जिक्र हुआ है। तो ये दूसरे उपन्यास में जिक्र हुआ है परानपुर गांव का। तो यहाँ पर ये सब जिला नहीं है बल्कि गांव है। परानपुर भी गांव है और मेरीगंज भी गांव है। तो इस प्रकार से पूर्णिया जिला याद रखिएगा। पूर्णिया जिला पर ही स्थान पर केंद्रित रहकर अपनी ज़्यादातर उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु लिखते हैं। तो इस प्रकार से मैं 25 प्रश्न ही लेकर के आई थी। उम्मीद है ये आपके काम की होगी, आपको अच्छी लगी होगी। मैं तीनों उपन्यास की कथा वस्तु को भी करवा दी हूँ और लगभग 50 प्रश्न मैं यहाँ करवा चुकी हूँ। तो इन्हीं 50 प्रश्न का आप अच्छे से तैयारी रखिएगा। उम्मीद है कि जो भी प्रश्न आएंगे इन्हीं के इर्द गिर्द से आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।